गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं प्रतीक्षारत था। आज पुनः क्लास 10th के लिए साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन। जैसा कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का जो डाइजेशन था उसमें आपने सबसे पहले मुख में पढ़ा था, मुख में भोजन का पाचन। फिर आपको बताया गया था ग्रासनाल में, जबकि ग्रासनाल में किसी भी प्रकार के भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, तो भोजन मुख से ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। और आपने स्टमक में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे आमाशय में भोजन का डाइजेशन होता है। तो आमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है और आमाशय में भोजन का पाचन होता है। 3 से 4 घंटे बाद वह भोजन 3 से 4 घंटे बाद वह भोजन धीरे धीरे काइम के रूप में, लेई के रूप में या लुगदी के रूप में धीरे धीरे भोजन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचता है। तो आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहा और वहां से धीरे धीरे काइम के रूप में भोजन आपका कहां पर पहुंचा? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचता है। जैसा कि यहाँ पर दिया है छोटी आंत में पाचन, यानी छोटी आंत में भोजन का डाइजेशन। तो बेटा, छोटी आंत में भोजन का जो डाइजेशन है वह विशेष रूप से ग्रहणी में होता है। छोटी आंत का भाग मैंने आपको बताया था जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, तो उस कंडीशन में आपको बताया गया था कि छोटी आंत के कितने भाग हैं। आपको बताया गया था ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। तो भोजन आमाशय से धीरे धीरे छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचता है और जैसे ही भोजन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचता है तुरंत ही जो लीवर है, लीवर में आप जानते हैं पित्तरस का निर्माण होता है और वह पित्तरस उस लीवर के अंदर उपस्थित जो थैली होती है जिसको आप गॉल ब्लैडर कहते हैं या पित्ताशय कहते हैं, उसी में क्या होता है? संचित होता है विशेष रूप से बाइल जूस या जिसे आप पित्तरस कहते हैं। तो भोजन जैसे ही ग्रहणी में आया तो ग्रहणी में आए हुए भोजन की मुलाकात सबसे पहले लीवर से निकलने वाला विशेष रूप से जो पित्तरस है, विशेष रूप से जो पित्तरस या बाइल जूस जो होता है वो भोजन में मिला। जो भोजन ग्रहणी में आया उस भोजन में बाइल जूस, लीवर से यकृत से पित्तरस आकर के भोजन के माध्यम को क्या करता है? एक तो क्षारीय बना देता है और दूसरा भोजन की जो वसा होती है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या करता है? तोड़ देता है। विशेष रूप से पित्तरस, पित्तरस क्या करता है? वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या करता है? तोड़ देता है। और यह प्रक्रिया विशेष रूप से इमल्सीकरण या पायसीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमल्सीकरण या पायसीकरण कहलाती है। तो पित्तरस मिलने के बाद फिर अग्नाशय से अग्नाशयिक रस पहुंचता है। अग्नाशय से क्या? अग्नाशयिक रस। और अग्नाशयिक रस में भोजन के संपूर्ण अवयवों को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। और इसीलिए अग्नाशयिक रस को पूर्ण पाचक रस की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। पुनः अग्नाशयिक रस के बाद आंतरीय ग्रंथियों से या जो आंत है, विशेष करके जो इंटेस्टाइन है, आंत में लिवर कुहन की दरारें होती हैं और उस लिवर कुहन की दरारों से विशेष रूप से आंतरीय रस स्रावित होता है और उस आंतरीय रस में भोजन के अवयवों को अंतिम रूप से पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्रहणी में 3 चीजें मिल रही हैं। एक तो बाइल जूस आ रहा है, दूसरा अग्नाशय से अग्नाशयिक रस आ रहा है, उसके जो एंजाइम्स है वो भोजन का डाइजेशन करेंगे, और तीसरा आंतरीय जो रस है वह आकर के अंतिम रूप से भोजन का क्या करता है? डाइजेशन करता है। जैसा कि यहाँ पर है पित्तरस,
पित्तरस आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगर क्षारीय न हो तो कैसे या भोजन के माध्यम को अब किस फार्म में बदलेगा? क्षारीय फार्म में। तो पित्तरस क्षारीय होता है, ठीक है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है लगभग 7.7 के आसपास होती है। पीएच वैल्यू, इसका जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है या पावर ऑफ हाइड्रोजन है वह 7.7 के आसपास पित्तरस का पीएच मान होता है। पित्तरस के अवयव के रूप में बाइल जूस में होता क्या क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि पित्तरस या बाइल जूस में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो पित्तरस में लगभग आपका 92% वाटर होता है, जल होता है, 6% पित्त लवण होता है, 0.3% पित्त वर्णक होता है, 0.3% लेसिथिन होता है और 0.3 से 0.9% आपका विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल होता है और आपका 1% होता है वसा अम्ल। तो बाइल जूस का दो कार्य मैं पहले भी बता चुका हूं, एक भोजन के माध्यम को क्षारीय और दूसरा वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण करता है। तो भोजन में पित्तरस मिला तो ये सारी क्रियाएं हुई विशेष रूप से। नेक्स्ट जो आपका मिलता है ग्रहणी में, जो भोजन अमाशय से ग्रहणी में आया वह आपका होता है अग्नाशयिक रस। अग्नाशयिक रस में विभिन्न प्रकार के आपके एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होते हैं, वसा पाचक एंजाइम्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स पाचक एंजाइम्स होते हैं। तो अग्नाशयिक रस में सबसे पहले यहाँ पर अग्नाशयिक रस के प्रोटीन पाचक एंजाइम्स। तो अग्नाशयिक रस के प्रोटीन पाचक एंजाइम में विशेष रूप से आपका ट्रिप्सिन होता है, दूसरा काइमोट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों अग्नाशयिक रस में निष्क्रिय फार्म में होते हैं। तो जब ये निष्क्रिय फार्म में होते हैं तो उस कंडीशन में जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है और जो काइमोट्रिप्सिन है वह काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और तीसरा जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है अग्नाशयिक रस में वह है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। क्या है? कार्बोक्सी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एक तो ट्रिप्सिन है, दूसरा काइमोट्रिप्सिन और तीसरा कार्बोक्सीपेप्टिडेज है। तो ये तीनों आपके जो एंजाइम्स हैं अग्नाशयिक रस में होते हैं और ये प्रोटीन, भोजन की जो प्रोटीन होती है उसका विशेष रूप से क्या करते हैं? ये डाइजेशन करते हैं, उसका पाचन करते हैं। तो जैसे ट्रिप्सिन है, सबसे पहला आपका एंजाइम प्रोटीन पाचक ट्रिप्सिन है। तो अभी मैंने बताया कि जो ट्रिप्सिन है यह अग्नाशयिक रस में निष्क्रिय फार्म में होता है। किस रूप में? ट्रिप्सिनोजन के रूप में। यह निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन विशेष रूप से एक हार्मोन्स होता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज ये हार्मोन्स है। इस एंटेरोकाइनेज हार्मोन्स की उपस्थिति में क्या होता है? जो ट्रिप्सिनोजन है वह सक्रिय ट्रिप्सिन में क्या करता है? बदल जाता है। यह सक्रिय ट्रिप्सिन, विशेष रूप से जो सक्रिय ट्रिप्सिन है ये भोजन की प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। और ट्रिप्सिन का पीएच मान भी मैंने आपको बताया कि 7.6 से लगभग 8 के आसपास इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है यह प्रोटीन को पेप्टोन्स, भोजन की जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है? तोड़ देता है। एंजाइम है तो विशेष रूप से किसका करेगा पाचन? भोजन का। और किसका? प्रोटीन का। क्योंकि ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है? बदल देता है। दूसरा यहाँ पर एंजाइम है आपका काइमोट्रिप्सिन। इसका स्राव अग्नाशयिक रस में काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजन जो है यह विशेष रूप से ट्रिप्सिन से क्रिया करके, किससे क्रिया करता है? ट्रिप्सिन से क्रिया करके ये काइमोट्रिप्सिन में क्या करता है? बदल जाता है। क्योंकि काइमोट्रिप्सिनोजन ये निष्क्रिय फार्म में होता है और यह ट्रिप्सिन से क्रिया करके किस में बदला? काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है।
यह काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, भोजन की जो प्रोटीन, चूंकि प्रोटीन पाचक है तो भोजन की प्रोटीन को काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, यह भी पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है, बदल देता है। तीसरा यहां पर जो आपका अग्नाशयिक रस का प्रोटीन पाचक एंजाइम है वह है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज इसी फार्म में, सक्रिय फार्म में ही होता है। जैसे यह क्या करेगा, यहां पर जो काइमोट्रिप्सिन है, प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड के रूप में, ट्रिप्सिन है या भी प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड के रूप में किया, तो ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करता है कि ये पॉलीपेप्टाइड को, कार्बोक्सीपेप्टिडेज पॉलीपेप्टाइड को किस में बदल देता है, अमीनो अम्लों में क्या करता है, बदल देता है। क्योंकि बेटा प्रोटीन का अंतिम रूप से जो डाइजेशन होता है, प्रोटीन का अंतिम रूप से जो डाइजेशन होता है वह अमीनो अम्लों के रूप में होता है। क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 10 प्रकार के हमारी बॉडी में संश्लेषित होते हैं और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमें भोजन से मिलते हैं विशेष रूप से। तो ये तो था अग्नाशयिक रस के प्रोटीन पाचक एंजाइम। नेक्स्ट यहाँ पर है अग्नाशयिक रस के कार्बोहाइड्रेट्स पाचक एंजाइम। जो भोजन हम करते हैं उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो विशेष रूप से अग्नाशयिक रस के कार्बोहाइड्रेट्स पाचक एंजाइम में आपका विशेष रूप से एंजाइम होता है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन या इसको एमाइलेज कहते हैं, अग्नाशयिक एमाइलेज कह सकते हैं आप इसको, या एमाइलोप्सिन। तो अग्नाशयिक रस के कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में एमाइलोप्सिन होता है और यह एमाइलोप्सिन मंड को, चूंकि मंड आपका क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, मंड और जल के साथ यह क्रिया करके मंड को यानी कार्बोहाइड्रेट को, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को सरल कार्बोहाइड्रेट में, मंड आपका पॉलीसैकेराइड है और माल्टोज जो शर्करा है ये आपकी डाइसैकेराइड होती है। तो एमाइलोप्सिन क्या करता है, मंड को जल के साथ क्रिया करके यह माल्टोज शर्करा में क्या करता है, बदल करके भोजन का पाचन करता है। तीसरी जो बात यहां पर आती है अग्नाशयिक रस के वसा पाचक एंजाइम। अग्नाशयिक रस के प्रोटीन पाचक आपने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पाचक पढ़ा, और तीसरा अग्नाशयिक रस के वसा पाचक एंजाइम्स, फैट्स को, लिपिड्स को पचाने वाले एंजाइम्स। अग्नाशयिक रस के वसा पाचक एंजाइम में एस्टीएप्सिन या अग्नाशयिक लाइपेज, यहाँ पर अग्नाशयिक एमाइलेज कह सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्या है, एस्टीएप्सिन, अग्नाशयिक लाइपेज। लाइपेज जहां शब्द है वो वसा पाचक एंजाइम होता है। तो जो वसा है उसको एस्टीएप्सिन या अग्नाशयिक लाइपेज क्या करता है, वशीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में क्या करता है, तोड़ करके पाचन करता है। क्योंकि वसा का या फैट्स का या जिसको आप लिपिड कहते हैं उसका अंतिम रूप से जो पाचन होता है वह वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में होता है। तो वसा को एस्टीएप्सिन जो एंजाइम है यह वसा को वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या करता है, तोड़ देता है। नेक्स्ट, पहला तो आपका बाइल जूस मिला था, दूसरा अग्नाशयिक रस, अब तीसरा आंत्रिय रस क्या मिलता है, विशेष रूप से आंत्रिय रस। अभी मैंने बताया कि जो आंत्रिय रस होता है बेटा यह लीवर कुहन की दरारों से स्रावित होता है जो आंत में पाई जाती हैं, और आंत्रिय रस में भोजन को अंतिम रूप से पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो आंत्रिय रस में प्रोटीन पाचक, वसा पाचक और कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे अग्नाशयिक रस में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम्स थे, उसी प्रकार से आंतरिक रस में भी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। आंतरिक रस ये भी क्षारीय फॉर्म में होता है, विशेष रूप से इसकी जो पीएच वैल्यू होती है लगभग आपके 8 के आसपास होती है। तो आंतरिक रस की ये पहला आपका है प्रोटीन पाचक एंजाइम्स। आंतरिक रस के प्रोटीन पाचक एंजाइम में 3 आपके हैं, एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज। एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज। एमिनोपेप्टिडेज क्या करता है, विशेष रूप से यह पॉलीपेप्टाइड को, जो अंतिम रूप से पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है, अमीनो अम्लों में बदल देता है,
और अभी मैंने बताया बेटा कि प्रोटीन का अंतिम पाचन तभी होगा जब प्रोटीन किस रूप में हो जाएगी, अमीनो अम्लों के रूप में। जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से यहाँ से आपके भोजन पच गए, नहीं, अंतिम रूप से, माना कि यहाँ पर अग्नाशयिक रस में भोजन के संपूर्ण अवयवों को पचाने वाले एंजाइम्स हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो पाचन समाप्त करेगा वह आंतरीय रस में पाया जाने वाला जो पाचक एंजाइम्स है। तो प्रोटीन पाचक में एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज। एमिनोपेप्टिडेज ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में बदल देता है। डाइपेप्टिडेज ये डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में बदल देता है। ट्राइपेप्टिडेज ये ट्राइपेप्टाइड को किसमें बदल देता है, अमीनो अम्लों में बदल देता है। तो यहां पर देखिए प्रोटीन का आपका विशेष रूप से डाइजेशन हो गया। नेक्स्ट यहां पर है दूसरा आपका आंतरीय रस के कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। ये प्रोटीन पाचक एंजाइम था, ये कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। आंतरीय रस के कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में एक तो माल्टेज है, दूसरा लैक्टेज है, तीसरा सुक्रेज है। तो माल्टेज, टेज, टेज, टोज, टेज किसको पचाएगा, टोज को, माल्टोज, माल्टेज, माल्टोज, लैक्टेज, लैक्टोज, सुक्रेज, सुक्रोज। ठीक है, यहाँ टेज है, माल्टेज, ठीक है, माल्टोज, लैक्टेज, लैक्टोज, सुक्रेज, सुक्रोज। तो ये जो माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज है ये विशेष रूप से आपका आंतरीय रस का कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। तो माल्टेज किसका डाइजेशन करेगा, माल्टोज का। तो माल्टोज को ये माल्टेज क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज की दो अणुओं में तोड़ देगा, ग्लूकोज के रूप में तोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि माल्टोज जो होता है यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ये डाइसैकेराइड होता है। तो ये डाइसैकेराइड को क्या करेगा, मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकेराइड, सरल एकदम से है। तो माल्टेज जो एंजाइम है ये माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दिया। दूसरा लैक्टोज, लैक्टेज जो है लैक्टोज को किस में चेंज करेगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में चेंज कर देता है, बदल देता है, सरल में, सरल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। सुक्रेज जो एंजाइम है या विशेष रूप से सुक्रोज को फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में क्या करता है, बदल देता है। तो ध्यान दीजिएगा ये माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये सभी विशेष रूप से जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, जल प्लस माल्टोज, माल्टेज एंजाइम जो है जल प्लस माल्टोज को किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज प्लस जल, लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से सुक्रोज प्लस जल या जल प्लस सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम क्या करेगा, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में क्या करता है, चेंज कर देता है, बदल करके क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। तीसरा यहाँ पर अंतिम रूप से जो आता है आंतरीय रस के वसा पाचक, ये आपके प्रोटीन पाचक थे। दूसरा कार्बोहाइड्रेट पाचक आंतरीय रस का, और तीसरा क्या है, वसा पाचक एंजाइम्स। तो आंतरीय रस में वसा पाचक एंजाइम में विशेष रूप से आंतरीय लाइपेज होता है। कौन सा एंजाइम, आंतरीय लाइपेज होता है जो वसा को किसमें बदलता है, वशीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में क्या करता है, बदल देता है। इस प्रकार से मनुष्य के आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में अंतिम रूप से भोजन का डाइजेशन हो जाता है। तो डाइजेशन की प्रक्रिया जैसा कि आपने देखा एक लंबी और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो अंतिम रूप से भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो टॉपिक को आज हम इसी पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी से अंतिम जो बात इसमें आती है विशेष रूप से भोजन का अवशोषण और जो भोजन का स्वांगीकरण है, और अंतिम रूप से आपका बहिक्षेपण या मल विसर्जन। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।